हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने 14 फरवरी को हाथरस के बिसावर क्षेत्र में आयोजित जनसभा में किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना प्रदेश का संतुलित विकास संभव नहीं है। सभा के दौरान उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार और कृषि सुविधाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। और वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार के मिशन नव्य उत्तर प्रदेश के तहत राजधानी लखनऊ में लगभग 25 वर्ष पुराने जर्जर अपार्टमेंट्स को पुनर्जीवित करने की योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य पुराने सरकारी आवासों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सुरक्षित बनाना है। राज्य सरकार का मानना है कि इन भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण से शहर की आवासीय व्यवस्था बेहतर होगी। संबंधित एजेंसियों को सर्वे और निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। इस पहल से हजारों परिवारों को बेहतर और सुरक्षित आवास सुविधा मिलने की उम्मीद है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों को लेकर नई आशंका सामने आई है, जहां रूस की आर्थिक रणनीति के कारण कीमतों में गिरावट की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आपूर्ति बढ़ने से सोने का मूल्य 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक अस्थिरता के कारण सोने की मांग लगातार बढ़ी थी। अब कई देश अपने स्वर्ण भंडार और निर्यात नीति में बदलाव कर रहे हैं। इसका असर भारत जैसे बड़े उपभोक्ता बाजार पर भी पड़ सकता है। और एक और बड़ा अपडेट, मिशन नव्य उत्तर प्रदेश योजना के तहत पुराने सरकारी अपार्टमेंट्स के पुनर्विकास की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में जर्जर इमारतों को सुरक्षित और आधुनिक बनाना है। करीब 25 वर्ष पुराने भवनों की पहचान कर उनकी संरचनात्मक जांच की जा रही है। मरम्मत या पुनर्निर्माण का निर्णय तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। शहरी विकास विभाग इस परियोजना की निगरानी कर रहा है। देखिए दोस्तों, एक तो पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अपनी ट्रेन योजना शुरू करने की तैयारी की है। इस योजना के तहत निजी संस्थाएं या समूह ट्रेन की सेवा और रखरखाव में सहयोग कर सकेंगे। रेलवे का उद्देश्य यात्री सुविधाओं में सुधार और अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करना है। इससे ट्रेनों की सफाई, खानपान और अन्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। यात्रियों को भविष्य में अधिक आरामदायक और व्यवस्थित यात्रा अनुभव मिलने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी लेवल 1 भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी अंतिम तारीख 2 मार्च तय की गई है। इस भर्ती अभियान के तहत देश भर में लेवल 1 के विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। इससे पहले भी रेलवे द्वारा ग्रुप डी की भर्ती आयोजित की जाती रही है, जिसमें लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होता है। इस बार आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल रखा गया है ताकि उम्मीदवार घर बैठे आवेदन कर सकें और प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। रेलवे अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन पूरा करने की सलाह दी है ताकि तकनीकी समस्या से बचा जा सके। और वहीं उत्तर प्रदेश में बोतलबंद पानी के 110 ब्रांड के नमूने गुणवत्ता जांच में फेल पाए जाने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ की मंडलायुक्त रोशन जेकब के निर्देश पर कई कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और जांच तेज कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में पानी की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। प्रदेश में पहले भी मिलावटी खाद्य और पेय पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाए जाते रहे हैं ताकि लोगों की सेहत सुरक्षित रह सके। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी नियमित जांच अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, आगरा और आसपास के इलाकों में फरवरी महीने में बढ़ता तापमान गेहूं की फसल के लिए चिंता का कारण बन गया है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि समय से पहले गर्मी बढ़ने से दानों के विकास पर असर पड़ सकता है और उत्पादन कम हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में मौसम के पैटर्न में बदलाव देखा गया है, जिससे रबी की फसलों पर प्रभाव पड़ रहा है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे सिंचाई और फसल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें ताकि नुकसान कम किया जा सके। कृषि विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर किसानों को तकनीकी सहायता देने की तैयारी कर रहा है। और एक और बड़ा अपडेट, अक्सर लोग देखते हैं कि ट्रेन प्लेटफॉर्म खाली होने के बावजूद आउटर सिग्नल पर रुक जाती है, जिससे यात्रियों को इंतजार करना पड़ता है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह रुकावट ट्रैक क्लियरेंस, सिग्नलिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म उपलब्धता जैसी तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण होती है। भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था में ये सुनिश्चित किया जाता है कि एक ही ट्रैक पर एक समय में केवल एक ट्रेन ही आगे बढ़े। इसी वजह से कई बार स्टेशन खाली दिखने पर भी ट्रेन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलती। इस प्रक्रिया का उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना और ट्रेनों की आवाजाही को सुरक्षित बनाए रखना होता है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े एक और अपडेट देखें। दोस्तों, IIT गांधीनगर के एक अध्ययन में सामने आया है कि गंगा नदी का जल प्रवाह कुछ हिस्सों में घट रहा है जबकि सिंधु नदी का प्रवाह बढ़ रहा है।
वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन और हिमनदों के पिघलने की गति में बदलाव इसका प्रमुख कारण हो सकता है। शोध में उपग्रह आंकड़ों और लंबे समय के जल प्रवाह के रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया है। भारत की जल सुरक्षा के लिए यह एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है, क्योंकि कई नदियां हिमालयी जल स्रोतों पर निर्भर हैं। विशेषज्ञों ने जल संरक्षण और संसाधनों के संतुलित उपयोग पर जोर देते हुए भविष्य की रणनीति बनाने की आवश्यकता बताई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से चलने वाली कई ट्रेनों के निरस्तीकरण और शॉर्ट टर्मिनेशन की अवधि अब 30 मार्च तक बढ़ा दी गई है। रेलवे प्रशासन के अनुसार निर्माण कार्य और ट्रैक सुधार के कारण यह फैसला लिया गया है ताकि संचालन सुरक्षित रह सके। पिछले कुछ समय से इस रूट पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का काम लगातार जारी है। यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेनों और रूट की जानकारी स्टेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है। रेलवे ने लोगों से यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जांचने की अपील की है ताकि परेशानी से बचा जा सके। इस व्यवस्था के पूरा होने के बाद ट्रेनों का संचालन पहले की तरह सामान्य होने की उम्मीद है। और वहीं उत्तर मध्य रेलवे ने दादरी टुंडला सेक्शन पर कवच सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, जिसमें ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाया गया। ये परीक्षण आधुनिक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की क्षमता को परखने के लिए किया गया। कवच प्रणाली का उद्देश्य ट्रेनों की टक्कर रोकना और सिग्नल उल्लंघन जैसी घटनाओं को खत्म करना है। भारतीय रेलवे पिछले कुछ वर्षों से इस तकनीक को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे भविष्य में रेल यात्रा और अधिक सुरक्षित हो जाएगी। इस सफलता को रेलवे की तकनीकी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव करते हुए पहचान सत्यापन को और सख्त कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत टिकट बुकिंग के समय यात्री की जानकारी का डिजिटल सत्यापन अनिवार्य किया जा रहा है। तत्काल योजना शुरू होने के बाद से ही यात्रियों की सुविधा के लिए समय समय पर नियमों में बदलाव किए जाते रहे हैं। रेलवे का मानना है कि इससे फर्जी बुकिंग और दलालों की गतिविधियों पर रोक लगेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे टिकट बुक करते समय सही पहचान विवरण दर्ज करें। इस बदलाव से टिकट वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनने की उम्मीद है। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले नरेंद्र मोदी एआई शिखर सम्मेलन के बाद जल्द ही इजरायल के दौरे पर जा सकते हैं, जिसे कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस यात्रा में तकनीक, रक्षा और व्यापार सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और इजरायल के बीच पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच कृषि, तकनीक और सुरक्षा सहयोग पहले से ही प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये दौरा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। सरकारी स्तर पर यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा जारी है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े एक और अपडेट देखें। दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए पासपोर्ट और सिम कार्ड से जुड़े नए नियमों का प्रस्ताव तैयार किया है। नई योजना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सक्रिय करने के लिए पासपोर्ट सत्यापन जरूरी किया जा सकता है। पिछले कुछ समय में डिजिटल फ्रॉड और फर्जी सिम कार्ड के मामलों में तेजी देखी गई है। जांच एजेंसियों का मानना है कि पहचान सत्यापन मजबूत होने से साइबर अपराधों पर नियंत्रण लगेगा। सरकार इस प्रस्ताव पर संबंधित विभागों के साथ विचार विमर्श कर रही है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो मोबाइल सुरक्षा प्रणाली पहले से अधिक मजबूत हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। कानपुर शहर में उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों को सोलर ऑटोमेशन की विश्वस्तरीय ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत छात्रों को आधुनिक सौर ऊर्जा उपकरणों और ऑटोमेशन तकनीक का व्यवहारिक प्रशिक्षण मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप बनाना है ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। पिछले कुछ वर्षों में आईटीआई संस्थानों को आधुनिक मशीनों और प्रयोगशालाओं से लैस किया गया है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद छात्रों को सोलर सेक्टर में काम करने के अवसर मिलने की संभावना बढ़ेगी। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल कौशल विकास को नई दिशा देगी। और वहीं देश में जनगणना प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसमें लोगों की खानपान आदतों से लेकर स्मार्टफोन उपयोग तक कई सवाल पूछे जाएंगे। सरकार के अनुसार इस बार डिजिटल तरीके से आंकड़े एकत्र करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और उसके बाद से सामाजिक और तकनीकी बदलाव तेजी से हुए हैं। नई जनगणना से देश की आबादी, संसाधनों और जीवन शैली से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आएगी। इन आंकड़ों का उपयोग सरकारी योजनाओं और नीतियों के निर्माण में किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से सही जानकारी देने की अपील की है ताकि डेटा सटीक रहे। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों में बादल, बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। फरवरी के महीने में इस तरह के पश्चिमी विक्षोभ पहले भी तापमान में उतार चढ़ाव लाते रहे हैं। इस बदलाव से कुछ क्षेत्रों में ठंड बढ़ सकती है, जबकि दिन के तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। किसानों को मौसम को देखते हुए फसलों की देखभाल करने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। और एक और बड़ा अपडेट, नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां वे सड़क मार्ग और नमो भारत ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां कार्यक्रम स्थल और यात्रा मार्ग का लगातार निरीक्षण कर रही हैं। नमो भारत ट्रेन परियोजना को आधुनिक परिवहन व्यवस्था के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान जनसभा और विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी हो सकती है। स्थानीय प्रशासन को सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं। दौरे को लेकर सरकारी विभागों के बीच समन्वय बैठकें लगातार चल रही हैं। राइट, तो चलिए
आगे बढ़े एक और अपडेट देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक चर्चित रहे अधिकारी अवि प्रसाद की निजी जिंदगी से जुड़ा मामला फिर चर्चा में आ गया है। आईपीएस से आईएएस बने इस अधिकारी की 3 शादियों की कहानी सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हुई है। अवि प्रसाद पहले पुलिस सेवा में चुने गए थे और बाद में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर प्रशासनिक सेवा में आए। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़े विवाद पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। यह मामला सोशल मीडिया और प्रशासनिक समुदाय में व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि व्यक्तिगत मामलों की जांच नियमों के अनुसार की जाती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इनमें से किसी विशिष्ट समाचार पर अधिक जानकारी ढूंढूं या इसका सारांश तैयार करूं?